एवरीवन, तो आज के इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आपको कोई सी भी एग्जाम हो, जैसे कि जेट, आईसीआर, बीएचयू पेट या फिर सीजी पेट, कोई सी भी एग्जाम हो, अक्सर पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। साथ साथ डेली एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद पास के बेल आइकन आएगा तो उसे भी जरूर दबा देना, जैसे कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज उस नया से कहते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेसिका का ट्रायंगल किसने दिया था। तो यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ब्रेसिका का ट्रायंगल तो ये दिया गया था नेगाहेरू के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? नेगाहेरू के द्वारा दिया गया था। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 30 क्वेश्चन लिए गए हैं और 30 क्वेश्चन वही हैं जो कि यहाँ आपके मॉक टेस्ट में आपसे पूछे गए थे। मॉक टेस्ट जो आपका फर्स्ट हुआ था तो उसी की आंसर शीट आप मान सकते हो और इसी बहाने यहाँ ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए, इसलिए इसकी एक प्रॉपर वीडियो बना दी गई है। ठीक है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी प्रॉपर वीडियो बनाई है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और हर क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था ब्रेसिका का ट्रायंगल, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? नेगाहेरू के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं कि लिंग गुणसूत्रों के अलावा शेष गुणसूत्रों कहते हैं। तो यहाँ लिंग गुणसूत्रों के अलावा शेष गुणसूत्र जो होते हैं उन्हें बोला जाता है ऑटोसोम। किस नाम से जाना जाता है? ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्परिवर्तन शब्द, यहाँ म्यूटेशन या उत्परिवर्तन शब्द, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए भी कि उत्परिवर्तन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हुगो डिब्रीज के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ म्यूटेशन या उत्परिवर्तन शब्द तो ये दिया गया था हुगो डिब्रीज के द्वारा। अब बात करते हैं कि चावल का पुष्पक्रम। तो यार ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एक कई बार आपसे पूछा गया है कि चावल का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। चावल का जो इन्फ्लोरेंस होता है तो उसे किस नाम से जाना है? तो उसे बोला जाता है पेनिकल। ठीक है, अगर आपसे पूछता है राइस का जो इन्फ्लोरेंस होता है इसे किस नाम से जाना है? तो इसे बोला जाता है पेनिकल। अब बात करते हैं यार ये क्वेश्चन आपने थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन लगभग स्टूडेंट ने गलत किया है। तो यहाँ अगर आप पूछता है छिलका रहित चावल, अगर आपसे पूछा जाता है छिलका रहित चावल क्या कहलाता है तो उसे बोला जाता है भूरा चावल। ठीक है, छिलका रहित अर्थात हुस्कलेस जो राइस होता है तो उसे किस नाम से जाना है? उसे जाना है भूरा चावल के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है? भूरा चावल के नाम से जाना है। अब बात करते हैं कि धान की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है। तो कौन सी होती है? जगन्नाथ और सतारी होती है। यार हाँ, जगन्नाथ और सतारी होती है। कौन कौन सी होती है? यार हाँ, अगर आपसे पूछता है धान की उत्परिवर्तित किस्म तो ये होती है जगन्नाथ और सतारी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सरसों की पुष्पक्रम को किस नाम से जाना है। ये भी एक यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यार हाँ, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है कि सरसों के इन्फ्लोरेंस को किस नाम से जाना है? तो इसे बोला जाता है सिलिक्वा। किस नाम से जाना है? यार हाँ, इसे बोला जाता है सिलिक्वा। सरसों का इन्फ्लोरेंस क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सिलिक्वा। यार हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं कुछ मार्क कर रहा हूँ, इनको यार हाँ हमेशा याद रखना, क्योंकि यार हाँ ये क्वेश्चन आपको लगभग पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए ये क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, उत्परिवर्तित किस्म की अगर बात करते हैं तो जगन्नाथ और सतारी हुई। अगर बात करते हैं कि सरसों का पुष्पक्रम क्या कहलाता है तो सरसों का पुष्पक्रम को बोला जाता है सिलिक्वा। और अगर बात की जाए चावल का या धान का पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेंस तो इसे बोला जाता है पेनिकल। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीएपी में पोटास कितना होता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछा है पोटास, अर्थात यार आपने ये तो पता होगा कि जो डाई अमोनियम फास्फेट होता है इसमें NPK होता है, NP और K। तो यहाँ K तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है भाई, आपने ये गलत कैसे कर दिया? थोड़ा सा क्वेश्चन को समझता कर तो करिए, पहले राइट आंसर देने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाए करिए कि उसमें ये पाया भी जाता है या फिर नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसलिए यार हाँ थोड़ा सा ध्यान का यूज़ किया करो यार, थोड़ा दिमाग का यूज़ किया करो कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, तो याद रखना अगर आपसे पूछता है डीएपी में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो कितना होता है? 16% होता है। और अगर बात करते हैं ये तो ये कितना होता है? फास्फोरस कितना होता है? 46% होता है। ठीक है, 16 से 18% तो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और अगर बात करते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना होता है? 46% होता है। 16 से 18% नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस कितना होता है? 46% होता है। अर्थात यहाँ पोटास तो बिल्कुल भी नहीं पाया है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यार हाँ अगर आपसे बाई चांस पूछा जाता है कि डीएपी पोटास, तो पोटास बिल्कुल भी नहीं होता था। राइट आंसर कौन सा है? 0%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फेलिस माइलर का कुल कौन सा होता है। तो यार हाँ आपको ये तो पता होगा कि जो गेहूँ सा होता है, गेहूँ सा है, ये गेहूँ में उगता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लगा सकते थे इसमें। तो यार हाँ कि गेहूँ होता है तो गेहूँ क्या होता है? ग्रेमिनी फैमिली का होता है, तो उसमें उग रहा है वो भी क्या होगा? लगभग बोल रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे नहीं मान सकते कि कोई क्रॉप में कुछ भी उग रहा है वो उसी फैमिली का है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे, कुछ सेंस होती है, कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर बात करते हैं यार गेहूँ, तो गेहूँ क्या होता है? ग्रेमिनिया पोएसी का होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लगा सकते थे। मान लीजिए गेहूँ सभी किसका होगा? ग्रेमिनिया पोएसी का ही होगा। अर्थात राइट आंसर कौन सा है यार हाँ? फेलिस माइनर का कुल कौन सा होता है? फैमिली क्या होती है? तो ग्रेमिनी होती है। कौन सी होती है? फेलिस माइनर मतलब गेहूँ सा का जो कुल होता है ये होता है ग्रेमिनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा किन फसलों का योगदान था। तो आपने ये तो पढ़ा होगा यार, हरित क्रांति अर्थात ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि चली थी 1966 से 67 के मध्य, 1966 से 67 के मध्य। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था यार, हाँ गेहूँ और चावल की ड्वार्फ वेराइटी अर्थात बोनी किस्मों का था सबसे ज़्यादा यार। हाँ अगर आपसे पूछता है यानी जो हरित क्रांति थी ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसकी शुरुआत 1966 से 67 के मध्य की गई थी, सबसे ज़्यादा योगदान किन फसलों ने दिया था। तो यार हाँ ये दिया गया था गेहूँ और चावल की बोनी किस्मों ने दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फेलेरिस माइनर का टेस्ट वेट कितना होता है। तो यार हाँ टेस्ट वेट अर्थात यहाँ पर पूछा गया फेलेरिस माइनर का अर्थात गेहूँसा का। अब दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। अगर आपसे पूछता है गेहूँ का, तो यार हाँ गेहूँ का तो टेस्ट वेट कितना होता है 45 ग्राम होता है। यार हाँ दोनों ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यार हाँ अगर आपसे पूछता है गेहूँ का, तो गेहूँ का टेस्ट वेट कितना होता है 45 ग्राम होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है गेहूँसा, तो गेहूँसा का कितना होता है केवल 2 ग्राम होता है। कितना होता है केवल 2 ग्राम होता है। ठीक है, अगर आपसे गेहूं का पूछा जाता है तो कितना होगा राइट आंसर 45 ग्राम होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है गेहूं जो कि यहाँ गेहूं का क्या होता है मिमिक्री खरपतवार होता है गेहूं सा, तो इसका कितना होता है टेस्ट वेट, ये होता है 2 ग्राम होता है। इसके साथ साथ यार हाँ अगर आपसे पूछा जाता है टेस्ट वेट, तो टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 सीडों का वजन। ठीक है, 1000 सीड का वजन क्या कहलाता है टेस्ट वेट कहलाता है। और इसके साथ साथ अगर आपसे बाई चांस ये क्वेश्चन पूछता है कि 100 सीड का वेट क्या कहलाता है, तो 100 सीड का वेट यार हाँ सीड इंडेक्स कहलाता है। अगर आपसे बाई चांस ये पूछ लेता है कि 100 सीड का वेट होता है, उसे किस नाम से आता है, तो उसे बोलता है सीड इंडेक्स। और अगर आपसे पूछता है 1000 सीड का वेट, तो 1000 सीड के वेट को बोलता है टेस्ट वेट। ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि 100 सीड का सीड इंडेक्स होता है, और अगर बात की जाए 1000 सीड का, तो 1000 सीड का होता है टेस्ट वेट होता है। ठीक है, याद रहेंगे दोनों पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है यहाँ करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यहाँ, अगर आप बात की जाए कि गेहूं अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है करनाल हरियाणा में स्थित है। अब बात करते हैं कि ए वैल्यू अवधारणा किसने व्यक्त की थी। अर्थात यहाँ जो ए वैल्यू कॉन्सेप्ट था, ए वैल्यू जो कॉन्सेप्ट था, तो ये किसके द्वारा दिया गया था। तो यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसी क्वेश्चन का आपने सबसे ज़्यादा गलत किया है। तो यार अगर आपसे पूछता है ए वैल्यू अवधारणा, ये ए वैल्यू कॉन्सेप्ट, तो ये दिया गया था डीन एंड फ्रेंड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, डीन एंड फ्रेड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था यार ए वैल्यू कॉन्सेप्ट, तो ये दिया गया था डीन एंड फ्रेड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा ये क्वेश्चन यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अवरोधी किसमें है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने गलत किया था, ऑप्शंस में आपको चना देखने को ही नहीं मिला, लेकिन आपने कुछ तुक्का लगाया है। भाई तुक्का नहीं चलेगा, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा और फिर जाके ऑप्शंस को देख लीजिए कि उसमें हैवी है और फिर ऑप्शन नहीं है। अगर आपको चौथा ऑप्शन कोई नहीं देखने को मिल रहा है, तो कोई नहीं भी तो राइट आंसर हो सकता है ना, ABC से छोड़कर। बस आप तो ABC जानते हो, कोई नहीं आ गया मतलब वो तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं होता भाई, उसको ऑप्शन को देख लिया जाए करे, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए फिर ऑप्शन को देखिए। अगर बाई चांस आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तब आप क्लिक करिए 4th ऑप्शन को। इसलिए ये थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन बनाया गया था कि अगर आपसे पूछ लिया अवरोधी किस्म होती है, तो यार अवरोधी किस्म किसकी होती है, चने की होती है। और जो ऑप्शंस थे उनमें कोई नहीं था, अतः राइट आंसर कौन था, 4th ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गन्ने में बंसी टॉप होता है। तो गन्ने में बंसी टॉप किसके कारण होता है, ये होता है टॉप शूट बोरर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, टॉप शूट बोरर के होता है, अर्थात शीर्ष तना छेदक के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है PDM11 किसकी किस्म होती है, तो होती है मूंग की होती है। किसकी होती है, मूंग की होती है। ठीक है, PDM11 किसकी किस्म होती है, ये होती है मूंग की होती है। अब बात करते हैं कि नीलम किस्म है। तो नीलम किसकी होती है, अलसी की होती है। नीलम किसकी होती है, अलसी की होती है। PDM11 किसकी होती है, मूंग की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि मार्टमैन प्रजाति है। यार हाँ ये भी एक आपने गलत किया था, इसको भी सबसे ज़्यादा। तो यार अगर आपसे पूछा था मार्टमैन या फिर मार्टामैन, तो मार्टामैन किसकी होती है प्रजाति, अर्थात किसकी किस्म होती है, ये होती है केले की होती है। किसकी होती है, मार्टामैन, ये होती है केले की एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सिट्रस कैंकर। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार आपको क्लियर कराया था, लेकिन आपने फिर भी इसको गलत किया है। तो यार हाँ अगर आप पूछता है सिट्रस कैंकर, तो ये होता है जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जेंथोमोनास सिट्राई। और जेंथोमोनास सिट्राई क्या होता है, एक जीवाणु होता है। क्या होता है, अर्थात यार हाँ अगर आपसे पूछता है सिट्रस कैंकर, तो क्या होती है, एक बैक्टीरिया जनित रोग होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। सिट्रस कैंकर क्या होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। और किस जीवाणु के द्वारा होता है, ये होता है जेंथोमोनास सिट्राई नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रबी मौसम की फसल है, अर्थात यहाँ रबी
सीजन में कौन सी ऐसी फसल है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शंस थे जिनमें से आपका राइट आंसर कौन सा था, गाजर थी। अर्थात जितने भी जो आपको क्रॉप दे रखी थी उनमें से यार रबी सीजन की कौन सी थी, गाजर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पुस्तक का नाम दे रखा था कि डिजीज ऑफ कल्टीवेशन क्रॉप्स एंड देयर कोज एंड देयर कंट्रोल। पुस्तक के लेखक कौन है, अर्थात ये पुस्तक के राइटर कौन थे, तो इसके राइटर थे यार कुहन। अर्थात यार डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड देयर कोज एंड देयर कंट्रोल, ये पुस्तक के लेखक कौन थे, कुहन थे, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना, अगर आप कभी भी टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो या फिर कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई सा भी टेस्ट दे रहे हो, हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे आप बेशक छोड़ सकते हो, ठीक है, आप छोड़ दीजिए, लेकिन गलत मत करिए, छोड़ दीजिए, बल्कि आप गलत नहीं करिए। इससे आपका जो माइनस मार्किंग है ये भी घटेगा, यानी जो बढ़ जाएगा, ठीक है, माइनस मार्किंग का रेशियो। और जो राइट आंसर है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, राइट आंसर है तो उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। और एक तो आपकी माइनस मार्किंग वैसे भी होती है, अगर आप चाहे एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, माइनस मार्किंग आपकी होगी। इसलिए हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है बाई चांस तो उसे आप छोड़ दीजिए, वैसे बेशक छोड़ सकते हो, लेकिन गलत मत करिए। एक पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना, आप क्वेश्चन को गलत मत करिए यार, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस गलत मत करो। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना एग्ज़ाम में या फिर टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ज़्यादातर भैंस किस समय हीट दर्शाती है, तो ये जो हीट आती है, ठीक है, एक तो साइलेंट हीट है, आपने पढ़ी होगी, साइलेंट हीट किस में होती है, भैंस में होती है। साइलेंट हीट किस में होती है, भैंस में होती है। और अगर आप पूछते हैं हीट समय, किस समय ये हीट दर्शाती है, तो ये दर्शाती है सबसे ज़्यादा मध्य रात्रि में। कब दर्शाती है सबसे ज़्यादा, ये दर्शाती है मध्य रात्रि में। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है साइलेंट हीट किस में पाई जाती है, तो साइलेंट हीट किस में देखी जाती है, मुख्यतः भैंस में देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे है किस बीमारी के लिए गोट टिश्यू वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं जीटीवी वैक्सीन अर्थात जीटी वैक्सीन अर्थात गोट टिश्यू वैक्सीन, तो इसका प्रयोग कैसा है, रेंडर पेस्ट के कंट्रोल के लिए। किसका प्रयोग कैसा है, यहाँ गोट टिश्यू वैक्सीन का प्रयोग कैसा है, रेंडर पेस्ट के कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गाय की दुग्ध नलिकाओं में होता है, तो क्या होता है, ब्लड होता है अर्थात खून होता है, ठीक है। अगर आपसे दुग्ध नलिकाओं में पूछा जाता है गाय की, तो क्या होता है, खून होता है, न कि दूध होता है यार, हाँ खून होता है, बल्कि दूध नहीं होता है, दूध नहीं होता बल्कि क्या होता है, खून होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध में बफर वैल्यू किसके कारण होती है। तो यार अगर आप सोचते हैं दूध में बफर वैल्यू, तो ये किसके कारण होती है, प्रोटीन के कारण होती है। किसके द्वारा होती है, प्रोटीन, जो बफर वैल्यू होती है दूध में ये होती है प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दूध वसा का निर्दिष्ट भार कितना होता है, तो इसका होता है निर्दिष्ट भार, मतलब यहाँ जो विशिष्ट घनत्व होता है, आपने ये तो पढ़ा होगा कि जो वसा होता है तो इसका विशिष्ट घनत्व क्या होता है, विशिष्ट घनत्व क्या होता है, अर्थात यहाँ विशिष्ट घनत्व का ही सेकंड नाम क्या होता है, निर्दिष्ट भार होता है। विशिष्ट घनत्व आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दूध वसा का जो निर्दिष्ट भार होता है ये कितना होता है, तो ये कितना होता है, 0.93% होता है। कितना होता है, 0.93% होता है। अर्थात यार हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है वसा का विशिष्ट घनत्व तो कितना होता है, 0.93% होता है। अब बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है कि दही जमने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना होता है, तो कितना होता है यार हाँ, अगर आपसे दही जमने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर तो ये होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है रिक्वायरमेंट, अगर आपसे दही जमने के लिए, तो दही जमने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर अर्थात ऑप्टिमम टेम्परेचर ये होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और यार हाँ, अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो मैं आपको बुक बता रहा हूँ कि NR सुन्ना में भी आप इसको मैच कर सकते हो और SR काटवा में इसको आप मैच कर सकते हो, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है। इसके साथ साथ आपकी जो टेस्ट कॉपी है ये जांच हो चुकी है और जो आपकी रैंक है ये इवनिंग क्लास में शो कर दी जाएगी। इसलिए यार हाँ, जिसने भी टेस्ट दिया है वो इवनिंग क्लास में ज़रूर प्रेजेंट रहे, क्योंकि आपकी रैंक इवनिंग क्लास में शो की जाएगी। इसके साथ साथ यार हाँ, टॉप 5 में जो स्टूडेंट है वो 3 गर्ल है और 2 बॉयज़ है। अब कौन कौन है ये आपको इवनिंग क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया है उनसे मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि आप टेस्ट से बचना चाहते हो या फिर आपका खुद का आकलन ही नहीं कर पाते हो, तो भाई याद रखना, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो ना तो ये खुद के साथ धोखा कर रहे हो। क्योंकि हाँ, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तो इससे आपका खुद का भी पता नहीं चल पाएगा आपको कितना क्या पढ़ने की ज़रूरत है और कितना क्या आप पढ़ते हो, कितना आप पानी में हो और कितना बाहर हो। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट दोगे, आपके जब मार्क आएंगे, ठीक है। मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रहे हैं तब आपका वहीं पर पता चलेगा। ऐसे कुछ उड़ने की बात नहीं है इसमें, ठीक है। टेस्ट आप नहीं दे रहे हो तो उड़ो मत इतना, आपको कुछ चाहता नहीं है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने देख लिया है, कुछ नहीं आता है, बस ऐसे ही उड़ते हो और कुछ नहीं है आपका, ठीक है। तो मैं तो इतना ही आपको बोलना चाहूँगा कि टेस्ट हमेशा दिया करो, टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए, मेरी क्लास का हो या फिर और क्लास का, बस टेस्ट को मिस मत किया करो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।